हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। तो आप लोग लगातार देख पा रहे हैं कि जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ है वह लगातार हम इस YouTube चैनल के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि साइंस का यह जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर का सेट जो है तीसरा लेकर आए हुए हैं। इस YouTube चैनल के माध्यम से आप घर बैठे लगातार बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क, क्योंकि यह YouTube चैनल आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो निश्चित रूप से इस YouTube चैनल पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। यदि इस YouTube चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के शानदार धमाकेदार वीडियो आप लोग को हमेशा मिलते रहे। जैसे कि बता दें कि यह मॉडल पेपर में जो भी प्रश्न बताया जाएगा उसमें से 100% हम गारंटी लेते हैं कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। देखिए कभी भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह आसान प्रश्न ही पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम से आपका कंपटीशन नहीं रहता है, लेकिन आपको जो है एग्जाम से कंपटीशन रहता है। इसलिए जो है एग्जामिनर जो भी होता है या क्वेश्चन जो भी सेट करता है वो वैसे क्वेश्चन सेट करते हैं जो बच्चे आसानी से उसे बना सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। चलिए तो हम लोग बिल्कुल याद करके तैयारी करके जाएंगे कि यहाँ दिया हुआ है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। याद करके रखेंगे कि डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर होता है। अगली प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। देखिए यह क्लास में भी समझाया जाता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। आप लोग याद कर लीजिए, किरण पुंज की परिभाषा में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अगली प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी भी माध्यम में जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके निलंबन को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोलाइडी कण कहते हैं। याद कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, कोलाइडी कण कहते हैं। बिल्कुल आपको इस वीडियो में 1 से 48 प्रश्न बताएंगे, तो निश्चित रूप से आप 48 प्रश्न देखिएगा जरूर, क्योंकि देखिए यह 48 प्रश्न देखने के बाद जो है आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इस प्रकार के और सेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो वहां से आप चैनल पर से जाकर देख सकते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न यह दिया हुआ है कि मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है। मानव शरीर जो होता है उसकी प्रतिरोध कितना होता है, तो आप याद करके रखिए कि 50 से 100 ओम तक होता है। कितना होता है? 50 से 100 ओम तक। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? याद करके रखना कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि आपको उत्तल दर्पण पूछा जाए तो धनात्मक बताना है। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न को स्पष्ट याद करना है ताकि बोर्ड परीक्षा में कोई परेशानी नहीं हो आप लोगों को। चलिए दिया हुआ है कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इस प्रकार के जब सामान्य जुड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध जो हो जाता है क्या होता है, N गुने R, अर्थात NR जो सही हो जाएगा, सही उत्तर। देखिए 7वें में प्रश्न दिया हुआ कि ओम के नियम जो है निहित है। ओम के नियम क्या है? निहित है। इसकी सही उत्तर जो है ऑप्शन बी, अर्थात V बराबर IR। क्या होता है? V बराबर जो है IR हम लोग लिख के दर्शाते, इसलिए ओम का नियम जो है इसी प्रकार से निहित होता है। अगले प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता, यहाँ प्रबलता पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता की एसआई मात्रक क्या है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है एम्पियर है। देखिए इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बिल्कुल शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 10 से 15 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो है 100% श्योर क्वेश्चन इसी वीडियो से आने वाला है। देखिए दिया हुआ है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, मतलब क्या बोला जाता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जो है बिल्कुल आपको कह दे तो जनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनित्र कहा जाता है। चलिए 10वीं नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा आपको निर्गत कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? निर्गत कोण। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए जो दृष्टि का अस्थायित्व होता है वह कितना होता है? याद करके रखना है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आपको बताया तो यहाँ 1/16 सेकेंड होता है। कितना होता है? 1/16 सेकेंड होता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि सामान्य आंख के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य जो आंख होती है उसके लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? याद करके रखिएगा 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न दिया हुआ है कि किस दृष्टि दोष को निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से दृष्टि दोष होते हैं जिसके सुधार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, तो याद करके रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष के लिए। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। अगले प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न दिया हुआ है कि आम मीटर का प्रतिरोध होता है।
आम मीटर जो होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, तो बता दें तो बहुत छोटा होता है। कितना होता है? बहुत छोटा होता है। अगली प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो कार्य करने की क्षमता को याद रखिएगा कि ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो बना होता है वह किस धातु का बना हुआ होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि जस्ता का बना होता है। किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। देखिए 17 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि क्या कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है? इसकी उत्तर जो है आपको बता दें तो कर्नाटक राज्य में। कौन सी? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो अवक्षेपण जब अभिक्रिया कराई जाती है तो उससे जो होता है अविलय लवण प्राप्त होती है। कैसा लवण? अविलय लवण। अगला प्रश्न देखिए 19वां प्रश्न दिया हुआ है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए बेकिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण का उपयोग बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। देखिए अयस्क से जब धातु का निष्कर्षण किया जाता है तो उसका परिष्करण का कर उपयोगी बनने पर प्रक्रम को क्या कहा जाता है, तो याद रख लीजिएगा उसे आप बोल सकते हैं धातुक्रम। क्या कह सकते हैं? धातुक्रम कह सकते हैं। देखिए अगले प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि शाक सब्जियों के क्या है, देखिए शाक सब्जियों तो विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण हो जाता है। इसकी जो सही होगा उष्मा छेपी उदाहरण होता है। कौन सा उदाहरण? उष्मा छेपी। अगले प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। देखिए निम्न में कौन सा उत्पाद होता है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। इसकी जो सही उत्तर है वह है Na2 और O2। क्या है? Na2 और O2। अगले प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है 23वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सही है। निम्न में जो है कौन सही है, इसकी सही उत्तर है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में जो है कौन विजातीय यौगिक है, इसकी सही उत्तर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बिल्कुल विजातीय यौगिक है। 25वां प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। पीएच का कौन सा मान जो होता है क्षारक विलयन का मान देता है। इसकी सही जो उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात 13। ठीक है 13 बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो यह जो अभिक्रिया होती है याद कर लीजिएगा कि कलोर क्षार अभिक्रिया होती है। कौन सा अभिक्रिया? कलोर क्षार अभिक्रिया होती है। अगले प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि कौन सा धातु मतलब कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है। इसकी सही जो उत्तर होता है ब्रोमीन। कौन सा होता है? ब्रोमीन जो धातु है कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। अगली प्रश्न देखिए 28वां प्रश्न दिया हुआ है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टीन का जो मिश्र धातु होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे आपको बता दें तो सोल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोल्डर। अगले प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए कौन सी धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तो याद रखिएगा कि लिथियम जो है बिल्कुल हम लोग चाकू से आसानी से यहाँ काट सकते हैं। जो इस धातु में दिया हुआ है उसमें बताया जा रहा है। देखिए अगले प्रश्न है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो अबंध मौजूद है जिनमें क्या होता है, जिनमें होता है आपको बता दें तो एक सिग्मा एक पाई अबंध है। कौन सा है? एक सिग्मा और एक पाई अबंध होते हैं। अगले प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 31वां प्रश्न कि इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं। इथेन में जो है कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं। याद रखिएगा कि सहसंयोजक बंधकों की संख्या 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अगले प्रश्न देख लेते हैं 32वां प्रश्न दिया हुआ है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है। देखिए जब CnH2n+2 जोड़ा जा रहा है तो बिल्कुल है कि आपको एल्केन का सामान्य सूत्र होगा। किसका सामान्य सूत्र जो होगा वह एल्केन का हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि नीला थोथा क्या है, याद रखिएगा नीला थोथा जिसे हम लोग तूतिया के नाम से जानते हैं, तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीला थोथा जो तूतिया होता है उसकी रासायनिक नाम जो होता है CuSO4 × 5H2O। क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र जो स्तंभ होते हैं उसको क्या कहते हैं। इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिया हुआ 35वां प्रश्न कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है।
आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य है वह कौन है? तो आपको बताया तो क्षारीय धातु होते हैं। कौन सा होते हैं? क्षारीय धातु। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? भारत सरकार द्वारा बाघ संरक्षण जो परियोजना चलाया गया था वो कब चलाया गया था? याद रख लेना है कि 1970 ईस्वी में। कब चलाया गया था? 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का जो पावर हाउस होता है उसे हम किसे बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर के कलिका निकलती है? किस प्रकार के जनन जो होता है जिसमें जनक के शरीर से क्या निकलती है? तो कलिका निकलती है। तो मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा, अर्थात मुकुलन होता है। अगले प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित होता है। मनुष्य की जो वृक्क होता है वो किससे संबंधित होता है? तो याद रखना है कि उत्सर्जन से संबंधित होता है। किससे? उत्सर्जन से। अगले प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है कि स्वपोषी पोषण के लिए उत्तरदायी या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? इसकी सही जो उत्तर है इनमें से सभी होता है। अर्थात क्या होता है? CO2, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल भी होती है। अगले प्रश्न देखिए, अब हम लोग देखेंगे 41वां प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलती है? तो बता देते तो जल से बाहर निकलती है। किससे? जल से निकलती है। अगले प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में जो है कौन पादप हार्मोन है? इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन दिया था साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन जो है आपका पादप हार्मोन है। अगले प्रश्न देखिए, 43वां प्रश्न दिया हुआ है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? जब दो तंत्रिका के मध्य में जो खाली स्थान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको बता दें तो उसे हम लोग बोल सकते हैं सिनेटिक। क्या? सिनेटिक दरार बोल सकते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सिनेटिक दरार आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 44वां प्रश्न, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में जो है नर प्रजनन अंग कहाँ होता है? तो पुंकेसर में होता है। कहाँ होता है? याद रखना है कि पुंकेसर में होता है। अगले प्रश्न 45वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन देखिए कहाँ होता है? द्विखंडन आपको बताया तो अमीबा में होता है। कहाँ होता है? अमीबा में होता है। अगले प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिक जी के जो पिता है, अनुवांशिकी के पिता है, उन किसको बोला जाता है? तो याद रखिएगा कि मेंडल को जो है अनुवांशिक के पिता बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखोगे? किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रख सकते हैं? तो आपको बता दें तो जंगली जानवर को रख सकते हैं। किसे? जंगली जानवर के। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? कौन जो है जैविक द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो इसको याद रखना है कि देखिए इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा सूखे घास के पत्ते। क्या? सूखे के घास के पत्ते। तो आज की वीडियो में हम लोग 1 से 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे हैं। इसी प्रकार के लगातार वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें इसके लिए धन्यवाद। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।